हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी 5वीं डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? आज देश में कुपोषण से मासूमों की मौत हो रही है। विश्व में कुपोषण से जितनी मौतें हो रही हैं उसका 40% हिस्सा केवल भारत के पाले में आता है। इस दिशा में जिस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है उतना अभी तक आम नागरिकों में नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर आज की कुछ आधुनिक माताएं बेबी फूड के जाल में ऐसे उलझ गई है कि अपने ही बच्चे को अपना दूध पिलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह एक मासूम को उसके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है जिसका शिकार आज की माताएं हो रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल हमें इस तरह से भ्रमित कर रहा है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह विकट स्थिति है। हमें इस माया जाल से बचकर निकलना ही होगा। हालांकि कई माताएं कामकाजी होती हैं। इन माताओं के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना सचमुच एक गंभीर समस्या है। अभी इसे भारतीय परिवेश में नहीं देखा गया है, किंतु अमेरिका में अब माताओं के लिए उनकी ऑफिस में यह व्यवस्था की जाने लगी है, जहां वह इत्मीनान से अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अमेरिकी महिलाएं इसके लिए कोर्ट जा रही हैं और आंदोलन कर रही हैं। अभी कुछ महीने पूर्व अमेरिका में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कई महिलाएं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियों पर अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। यह उस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा था जिससे माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्थान की मांग कर रही है। आखिर कुछ भारतीय माताएं ऐसा क्यों सोचती हैं कि वे यदि अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उसका शरीर बेडौल हो जाएगा? क्या शरीर का आकर्षक बच्चे के भविष्य में अधिक आवश्यक है? इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के गरीब बच्चे अधिक खुशकिस्मत हैं। उन्हें माँ के दूध के सिवाय और कुछ नहीं मिलता, इसलिए बच्चा कम से कम 1 साल तक तो माँ का दूध से वंचित नहीं रहता। बच्चे को दूध ना पिलाने की प्रवृत्ति कुछ शिक्षित महिलाओं में ही अधिक देखी जाती है। अभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कम ही हो पाई है जहाँ माँ का दूध फ्रीज करके रखा जाता है। ऐसी माताएं भी नहीं हैं जो अपने दूध को मिल्क बैंक में देती हैं। हाँ, दूसरों के बच्चे को अपना दूध पिलाने की परंपरा अवश्य है, पर यह परंपरा केवल उन माताओं तक सीमित है जो गरीबी से त्रस्त होकर केवल धन कमाने के लिए ऐसा कर रही हैं। माताएं यह ना भूलें कि वे अपने संतान को 1 वर्ष तक अपना दूध पिलाकर उसका भविष्य संवार रही हैं, उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर रही हैं और उससे सबल बना रही हैं भविष्य में विषमताओं से जूझने के लिए। अंत में उन माताओं को प्रणाम जो आज भी अपने दूध पर संतान का अधिकार समझती हैं, उसे दूध पिलाती हैं। भारत में जब सैकड़ों रियासतें थी तो भूमि विस्तार या अन्य कारणों से उनके बीच आपस में हिंसक झड़प होती रहती थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद भूमि विवाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या LAC तक सिमटकर रह गए। हाँ, स्वतंत्र भारत में 2 राज्यों के बीच जल विवाद व भूमि विवाद अवश्य हुए हैं, जिन्हें आयोग, ट्रिब्यूनल, आपसी विचार विमर्श, अदालत आदि के माध्यम से सुलझा लिया गया या सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर कभी किसी भूमि विवाद जैसे बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच या जल विवाद जैसे कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच के संबंध में जनता में तनाव व्याप्त हुआ
भी तो उस राज्यों ने अपने अपने स्तर पर नियंत्रित कर लिया। दो राज्यों के बीच जनता या पुलिस के स्तर पर हिंसक टकराव नहीं होने दिया। इसीलिए असम व मिजोरम के पुलिस बलों के बीच जो पिछले दिनों गोलियां चली, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए, वह अप्रत्याशित और बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि भविष्य में देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली इस प्रकार की घटना फिर कभी ना हो। फिलहाल स्थिति यह है कि घटनास्थल के दायरे में दोनों राज्यों की पुलिस लगभग 100 मीटर पीछे हट गई है और वहां केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। असम पुलिस ने जो स्थान खाली किया है, यहां पर सीआरपीएफ की निगरानी है। दोनों तरफ की बंदूकें भले ही शांत हो गई है, लेकिन इस इलाके में स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। इस हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जाने पर यह पता चलता है कि यह विवाद काफ़ी पुराना है। पिछले लंबे अरसे से जारी संघर्ष के बीच साल 2018 के मुख्य टकराव के बाद यह विवाद अगस्त 2020 में एक बार फिर उभरा, जिसके चलते असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था। इसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत और नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन दोनों राज्य एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे। इस साल फरवरी में एक बार फिर स्थिति विस्फोटक हो गई थी, जिसने कुछ दिन पहले हिंसक रूप धारण कर लिया। हालांकि उससे 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की थी। ध्यान रहे कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी गठबंधन में है। दो राज्यों के पुलिस बलों के बीच जो असाधारण व भयावह गोलीबारी हुई है, उससे केंद्र को यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि अंतर्राज्यीय विवादों पर बस यूं ही चलता रहे दृष्टिकोण खतरनाक है। असम और मिजोरम विवाद के कुछ तत्वों की आक्रामकता बीते दिनों दो देशों की सीमा पर होने वाले विवाद की तरह दिखी। चूंकि उत्तर पूर्व अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह भड़की चिंगारियों को शोला ना बनने दे, विशेषकर इसीलिए कि इस विवाद को चीन भूखी बिल्ली की तरह देख रहा होगा। इस विवाद ने केंद्र में सिर्फ अनुमानित ऐतिहासिक सीमा और संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के बीच असहमति ही नहीं, बल्कि भूमि के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी है, जो उत्तर पूर्व में गैर कृषि रोजगार के कारण उत्पन्न हुई है। मिजो शताब्दियों से उन क्षेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जो असम के संवैधानिक सीमा में समझे जाते हैं, जबकि असम का इन क्षेत्रों पर दाया बढ़ती आबादी के कारण है। इस इलाके में उत्तर पूर्व केंद्रित अनेक केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं। इनकी सफलता का एक पैमाना इनकी रोजगार केंद्रित निवेश आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। बहरहाल, हाल की हिंसा बताती है कि उत्तर पूर्व में इस प्रकार के सीमा विवाद कितने घातक हो सकते हैं। इसलिए केंद्र को चाहिए कि जल्द कोई राजनीतिक समाधान निकाले। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में भी पैसा जमा करने या भुगतान लेने के लिए बैंकों में लंबी लाइन लगती थी, लेकिन एटीएम ने इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर दिया। इसके बाद तमाम कारणों से ज़रूरत महसूस होने लगी कि सीधे नकद लेन देन को भी कम किया जा सकता है। इसका समाधान डिजिटल भुगतान के रूप में सामने आया। हालांकि शुरुआत में लोगों के मन में एक डर था और लोग इससे बचते थे, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से लेन देन की गति बढ़ी है, उससे उम्मीद है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और सीएससी के बढ़ने पर इसका और भी तेजी से प्रसार होगा। इससे पहले वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, तब एक तरह से इसकी ठोस नींव पड़ी थी और आज बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी रूप में डिजिटल लेन देन ना करते हों। सही मायने में डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम। यह न केवल वक्त की ज़रूरत थी, बल्कि इसे अपनाना समझदारी भी
थी। यही कारण है कि 2020 से मार्च 2021 के बीच देश में डिजिटल भुगतान 30% बढ़ गया है। खुद रिजर्व बैंक ने यह जानकारी साझा की है। वैसे भी देश में तमाम पेमेंट बैंक या गेटवे इस समय काम कर रहे हैं, तो सभी सरकारी और निजी बैंक भी यह सुविधा दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है साइबर ठगी की, क्योंकि यूपीआई या इंटरनेट पेमेंट की सुविधा लेने के लिए तमाम निजी जानकारियां देनी पड़ती हैं। ये जानकारियां कहीं ना कहीं से लॉक भी हो रही है, जिसका लाभ साइबर ठग उठा रहा है। ठगी की रोकने के लिए बैंकों या गेटवे को न केवल ठोस और सुरक्षित तरीका अपनाना पड़ेगा, बल्कि ग्राहकों को यह विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि डिजिटल लेन देन पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी रकम नहीं डूबेगी। ऐसा होने पर आने वाले दिनों में डिजिटल लेन देन निश्चित रूप से एक नई